हेलो सेकेंड ईयर। पिछले क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में कीमत व उत्पत्ति का निर्धारण। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था, उनकी मांग वक्रों के बारे में पढ़ा था। और लास्ट में टॉपिक पढ़ा था एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में अल्पकाल में कीमत व उत्पत्ति का निर्धारण। जैसा कि यहाँ चित्र में बताया गया है कि फर्म का AR या DD स्मॉल dd वक्र काफ़ी लोचदार होता है। MR वक्र इसके नीचे होता है। SAC व SMC की पहले की भांति अल्पकालीन उच्चतर वक्र व अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र होते हैं। SMC वक्र MR को Q बिंदु पर काटता है। फर्म की उत्पत्ति की मात्रा OR, कीमत ORP और कुल लाभ PSMT होता है। अल्पकाल में एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में एक फर्म को घाटा भी उठाना पड़ सकता है। उस स्थिति में SAC वक्र AR के ऊपर रहेगा। एकाधिकारत प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में कीमत का निर्धारण। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की भांति एकाधिकारत प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में एक फर्म अपने संयंत्र का आकार परिवर्तित कर सकती है और उद्योग में नई फर्में आ सकती हैं, व पुरानी फर्में बाहर जा सकती हैं। संयंत्र का आकार बदलने पर एक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही मिल पाते हैं। दीर्घकाल में लागत वक्रों के परिवर्तन इस प्रकार पर निर्भर करता है कि उद्योग की लागतें बढ़ रही हैं, समान है अथवा घट रही हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में देख रहे हैं OX पे हम वस्तु की मात्रा ले रहे हैं, OY पर कीमत ले रहे हैं। ARDD मांग वक्र है जो औसत रेवेन्यू को भी बताता है। इसके नीचे MR यानी सीमांत आगम वक्र है। साथ में LMC यानी दीर्घकालीन सीमांत वक्र, LAC दीर्घकालीन औसत वक्र, SAC अल्पकालीन औसत वक्र है जो एक दूसरे को काट रहे हैं P बिंदु पर। जहाँ पर कीमत निर्धारित हो रही है PR और मात्रा है OR, लेकिन आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस यानी सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए फर्म की दीर्घकालीन संतुलन की इन प्रमुख बातों पर ध्यान देना चाहिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की भांति एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में भी दीर्घकाल में असामान्य लाभ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म संयंत्र के सर्वाधिक कार्यकुशल दर पर उत्पादन करती है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में फर्म न्यूनतम औसत लागत के बिंदु पूर्व से उत्पादन बंद कर देती है। दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म के वास्तविक उत्पादन व न्यूनतम औसत लागत तक के उत्पादन का अंतर फर्म के अतिरिक्त क्षमता पर माना जाता है, जिनको लेकर अर्थशास्त्रों में काफी विवाद पाया जाता है। जैसा कि चित्र में दीर्घकाल में संतुलन स्थिति व अतिरिक्त क्षमता दोनों को दर्शाते हैं। जैसा कि चित्र में बताया गया है, DD मांग वक्र कम लोचदार है। MC इजिकल टू MR एक फर्म की OQ माल पर उत्पादन करती है। LAC वक्र के DD वक्र को E1 बिंदु पर स्पर्श करते हुए OP कीमत पर निर्धारित होती है, जिसमें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता। लेकिन LAC वक्र के न्यूनतम बिंदु E2 जहां पर उत्पादन OQ2 होता है और कीमत और न्यूनतम औसत लागत इजिकल टू OP2 होता है, और क्योंकि इससे कम में घाटा होने से उत्पादन जारी नहीं रख सकती, अतः एकाधिकारत प्रतिस्पर्धा में
Q1 Q2 मात्रा अतिरिक्त क्षमता का सूचक है। Q1 Q2 अतिरिक्त क्षमता एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में कार्यकुशलता का द्योतक है, लेकिन हाल में केल्विन लैंकास्टर ने बताया कि लोगों की रुचि के अनुसार माल की अनेक किस्में बनाई जाती हैं, जिसे प्रत्येक किस्म का उत्पादन LAC में गिरते हुए अंश पर ही कहीं बंद करना पड़ता है। LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करने से माल में जो ज़्यादा बनता है कीमत बढ़कर OP2 हो जाती है, लेकिन वस्तु में विविधता का अभाव रह जाता है। अतः एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में अतिरिक्त क्षमता के प्रति एक नया व अधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। अगला है, क्या दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म असामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है? दीर्घकाल में नई फर्मों के प्रवेश के कारण एक फर्म सामान्य लाभ ही प्राप्त कर पाती है, लेकिन यदि प्रवेश अवरुद्ध हो तो चालू फर्में असामान्य लाभ भी कमा सकती हैं। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में वैसे तो प्रवेश अवरुद्ध नहीं होता, लेकिन लाइसेंस संबंधी कानूनों के द्वारा प्रवेश को अवरुद्ध किया जा सकता है। फर्म अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके विशेष अधिकार प्राप्त कर लेती है। इन दशाओं में एक फर्म दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में विज्ञापन का महत्व। वस्तु विविध के कारण एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में विविधता के माध्यम से विज्ञापन के माध्यम से एक फर्म उपभोक्ता के मन को यह बढ़ाने का प्रयास करती है कि उसकी वस्तु उसी प्रकार के अन्य फर्मों वस्तुओं से ज़्यादा अच्छी है। इसके लिए प्राय वस्तु का डिजाइन बदला जाता है। हम देख चुके हैं कि एक एकाधिकारी की स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ती और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में भी एक सी वस्तु के देय होने से विज्ञापन का सहारा नहीं लिया जाता। विज्ञापन दो प्रकार का हो सकता है। एक तो सूचना प्रदान करने वाला, जिसके माध्यम से एक वस्तु के परिचय उपभोक्ता को दिया जाता है। दूसरा एक विशिष्ट फर्म के माल का प्रचार करने वाला, जिसका उद्देश्य एक फर्म की बिक्री को बढ़ाना होता है, उपभोक्ता को अपनी वस्तु की तरफ आकर्षित करना होता है। यह विज्ञापन समझा बुझाकर ग्राहकों को अपने पक्ष में करने का वाला होता है। विज्ञापन पर खर्च व्यय करने से प्राय फर्म की औसत आय वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि प्रत्येक कीमत पर पहले से मांग की मात्रा बढ़ती है। एक फर्म विज्ञापन पर अपना व्यय उस सीमा तक बढ़ाती है जहां तक उसकी सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक रहती है। विज्ञापन से वस्तु के लिए मांग की लोड़ प्रत्येक वस्तु की कीमत की अपेक्षा कम हो जाती है। इसके कारण उपभोक्ता विज्ञापन के बाद उस वस्तु के पहले से ज़्यादा पसंद करने लगता है। बहुधा विज्ञापन से वस्तु की कीमत और उत्पत्ति दोनों में वृद्धि होती है। यही कारण है कि दूरदर्शन पे कई प्रकार के सौंदर्य वस्तुओं साबुनों जैसे गंगा, डव, ब्रिज, फेयर एंड ग्लो, निरमा आदि के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में बिक्री संबंधी लागतों व विज्ञापन का बड़ा महत्व होता है। अल्पाधिकार में भी विज्ञापन का काफ़ी उपयोग किया जाता है। विज्ञापन के कारण न केवल वस्तु की बिक्री बढ़ती है, बल्कि अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का विकास होता है। विज्ञापन की आय के फलस्वरूप ही समाज पत्रों में समाचार पत्रों की कीमतें नीचे रखी जाती हैं। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में उत्पादक एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बनाते हैं और वे एक दूसरे की डिजाइन आदि को ध्यान में रखकर देखते रहते हैं, यथासंभव उनकी नकल करने का भी प्रयास करते हैं। उत्पादक प्राय अपनी वस्तु की आकृति व पैकिंग में मामूली अंतर करके उपभोक्ता के मन में यह बैठाने का प्रयास करता है कि उसकी वस्तु दूसरे से बेहतर है और वह इसी को खरीदे। वस्तुओं के भेद वास्तविक व काल्पनिक हो सकते हैं।
लेकिन शर्त यह है कि उपभोक्ता स्वयं उसके भेद को माने या ना माने। एकाधिकारत प्रतिस्पर्धा में मॉडल पर टिप्पणी। कोहन व सियर्ट का मत है कि एकाधिकारत प्रतिस्पर्धा का मॉडल निरर्थक व खोखले किस्म का है, क्योंकि यह वास्तविक जगत में पाई जाने वाली किसी भी बाजार स्थिति का अध्ययन नहीं करता। उनका मत है कि वास्तविक जगत में निम्न दशाएं पाई जाती हैं, जिनमें कोई भी दशा एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा से मेल नहीं खाता। अतः एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में मॉडल खाली किस्म का मॉडल माना गया है, लेकिन आजकल व्यवहार में ब्रेकफास्ट फूड, कारों, साइकिल, मोपेड, साड़ियों आदि के संदर्भ में एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की दशा देखने को मिलती है और इस प्रकार के बाजार बढ़ते जा रहे हैं। व्यवहार में निम्न किस्म के बाजार पाए जाते हैं। पहला, गेहूं जैसे बाजार में अनेक फर्मों के पाए जाने व किस्म के मामूली अंतर के कारण इसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा के समीप माना गया है। सीमेंट, सिगरेट, मोटर गाड़ियां, टीवी सेट्स जैसे उद्योगों में थोड़ी संख्या में बड़े आकार की फर्मों के पाए जाने के कारण वे अल्पाधिकार की श्रेणी में आते हैं। तीसरा, टेलीफोन, विद्युत सेवा आदि एकाधिकार के अंतर्गत आते हैं। खुदरा दुकानें जैसे दवा की, जूतों की आदि प्राय एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ली जाती हैं, लेकिन इनमें भी परस्पर निर्भरता पाई जाती है और एक फर्म अपने निर्णयों से दूसरों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसे अल्पाधिकार में शामिल होना बेहतर माना जाता है। आजकल व्यवहार में अल्पाधिकार की दशा में काफ़ी मात्रा देखने को मिलती है। एक फर्म एक ही वस्तु के कई ब्रांड बेचती है, यह विज्ञापन पर व्यय करती है और मजे की बात यह है कि एक फर्म न केवल प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा करती है, बल्कि वह स्वयं अपनी ही वस्तु के अन्य ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा करती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा व एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की तुलना। दोनों में अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु समरूप होती है, लेकिन एकाधिकारक में वस्तु विभेद पाया जाता है। दूसरा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म के लिए वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है, अर्थात क्षैतिज होती है। यह प्रचलित कीमत पर चाहे जितना माल बेच सकती है, उसके लिए कीमत घटाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कीमत बढ़ाने पर मांग घटकर शून्य हो जाती है। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अल्पकाल में फर्म का मांग वक्र काफी लोचदार होता है, एमआर के नीचे होता है। इसका अर्थ है कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में अधिक माल बेचने के लिए कीमत कम करनी होगी। तीसरा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की संतुलन की स्थिति में कीमत बराबर सीमांत लागत की शर्त लागू होती है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में MR=MC की शर्त लागू होती है। चौथा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में एक फर्म अपने संयंत्र का आकार बदल लेती है अथवा उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश हो जाता है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में एक फर्म अपने संयंत्र का आकार बदल सकती है और बहुधा नई फर्मों का प्रवेश हो सकता है, लेकिन कुछ दशाओं में प्रवेश अवरुद्ध भी होता है और असामान्य लाभ भी प्राप्त किए जाते हैं। पांचवा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में फर्म के संतुलन पर कीमत बराबर सीमांत आय बराबर अल्पकालीन औसत लागत बराबर अल्पकालीन सीमांत लागत बराबर दीर्घकालीन औसत लागत बराबर दीर्घकालीन सीमांत लागत बराबर होती है। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में स्वतंत्र प्रवेश की स्थिति में कीमत बराबर अल्पकालीन औसत लागत बराबर दीर्घकालीन औसत लागत बराबर होती है, लेकिन कीमतें अल्पकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत से अधिक होती है। छठा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में विज्ञापन नहीं किया जाता, लेकिन एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में विज्ञापन को अधिक उपयोग होता है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में समरूप होती हैं। आठवां, पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक कल्पना है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा एक वास्तविकता है। अतः आजकल की परिस्थितियों में अनेक छोटी फर्में वस्तु विविध की दशा में एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में बाजार में कार्यरत पाई जाती हैं।
थैंक यू वेरी मच।